जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश प्रजापति आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा है नाइट्रोजनिक अपशिष्ट पदार्थ, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में अध्ययन कर लिया। दूसरे वीडियो में हमने मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन किया, जिसमें आपने देखा था कि मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ पाई जाती हैं और एक मूत्राशय पाया जाता है और एक मूत्र मार्ग होता है, जो हमने पीछे के वीडियो में इसका अध्ययन किया। साथ ही हमने जो वृक्क के अंदर की संरचना के बारे में भी अध्ययन किया था कि इसके अंदर मध्यांश पाए जाते हैं, वलकुट पाए जाते हैं। इन सब के बारे में हमने पीछे के वीडियो में अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो का अध्ययन नहीं किया है तो दोनों ही लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। तो हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। दोस्तों, मानव में जो वृक्क होते हैं, किडनी होती हैं, उस किडनी के अंदर हमने अध्ययन किया था कि उसमें मध्यांश होता है, चस्क होते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। साथ ही हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि मानव के प्रत्येक वृक्क में 10 लाख के बराबर, मानव के प्रत्येक वृक्क में 10 लाख के बराबर जटिल नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। ये आपको नलिकाकार संरचनाएं दिखाई दे रही हैं दोस्तों। ये वृक्क के अंदर संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं या नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों। ये किडनी की, मानव वृक्क की क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, उसी प्रकार वृक्क होते हैं, उनकी क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती हैं, वृक्काणु होती हैं। तो हम इसका अध्ययन आज से विस्तार करने वाले हैं, इसकी बनावट के बारे में। तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है आज नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, क्योंकि मानव के वृक्क में इनकी संख्या लगभग 10 लाख के बराबर होती है, जटिल नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। तो हम इस क्रियात्मक जो इकाई है, इसकी संरचना के बारे में आज टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो ये जो नेफ्रॉन होता है दोस्तों, इसकी संख्या कितनी होती है, लगभग 10 लाख के बराबर होती हैं, प्रत्येक वृक्क में होती हैं। तो ये जो नेफ्रॉन है उसके दो भाग होते हैं दोस्तों। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। दो भाग कौन से होते हैं, ध्यान से देखिए, आपको नज़र आएगा। एक तो दोस्तों आपको ये भाग नज़र आ रहा है, ये देखो आपको एक गुच्छे नुमा भाग नज़र आ रहा है ना, गुच्छा नज़र आ रहा है। और दूसरा भाग ये आपको बाहर ये नज़र आ रहा है, आपको ये नज़र आ रहा है, इधर वाले चित्र में देख सकते हो। ये आपको जो पीले कलर में जो एक ये नली नज़र आ रही है दोस्तों, इस तरीके से देखो, ये ऐसे कुंडलित रूप में चल रही है नीचे, फिर ये युवाकार में इधर होकर ये इस तरीके से ये पूरी नलिकाकार। तो मानव का जो ये नेफ्रॉन है उसको आप दो भागों में बांट सकते हो। एक तो ये अंदर वाला भाग जो गुच्छेनुमा भाग है दोस्तों, ये भाग, और एक ये बाहर हरे कलर वाला जो मैंने बनाया है ना, ये नलिकाकार भाग। इस प्रकार इसको दो भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। तो प्रत्येक वृक्काणु को दो भाग होते हैं, उसको दो भागों में बांटा जा सकता है उसकी संरचना की दृष्टि से। एक तो गुच्छ वाला भाग, जो गुच्छेनुमा भाग होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं दोस्तों। तो ये जो गुच्छेनुमा जो भाग होता है, जो गुच्छेनुमा जो भाग होता है वो ग्लोमेरुलस कहलाता है, ध्यान देना आपको। और एक भाग होता है वृक्कीय नली वाला। कौन सा, वृक्कीय नली वाला भाग होता है दोस्तों, जो आपको नली के रूप में दिखाई दे रहा है बाहर। ये देखो, यहाँ से लेकर फिर इस तरीके से ये भाग दिखाई दे रहा है, ये नली वाला भाग होता है। इस तरीके से दो भाग होते हैं, एक गुच्छ वाला भाग होता है और एक वृक्कीय नली वाला। और गुच्छ वाला भाग क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस कहलाता है दोस्तों। अब आपको पता है कि वृक्कीय नली है, उसका शुरू का भाग क्या कहलाता है, बोमेन संपुट कहलाता है। ये प्यालेनुमा भाग है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, बोमेन संपुट कहलाता है। बोमेन संपुट के बाद ये नली जो पीले कलर की आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर प्यालेनुमा भाग के बाद अब यहाँ से ये नलिकाकार यानी कुंडलित रूप से शुरू हो रही है दोस्तों। इस तरीके से कुंडलित रूप इसका शुरू हो रहा है। तो बोमेन संपुट से अति कुंडलित यानी कुंडलित रूप में
मुड़ी हुई ज़्यादा है ये यहाँ पर। तो बोमेन संपुट के बाद अति कुंडलित समीपस्थ संवलित नलिका, यानी इसका जो भाग है वो कुंडलित रूप में हो जाता है, जिसको आप पीसीटी भी कह सकते हो दोस्तों। शॉर्ट में क्या कह सकते हो? पीसीटी। ध्यान देना है, पीसीटी का फुल फॉर्म भी साथ में लिखा हुआ है, से प्रारंभ होती है। तो ध्यान देना, पहले शुरू का आकार कैसा होता है? बोमेन संपुट होता है, प्यालेनुमा होता है। उसके बाद क्या हो जाता है? समीपस्थ नलिका कह सकते हो आप इसको, समीपस्थ नलिका का रूप ले लेता है। इसके बाद दोस्तों फिर ये वक्राणु में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है। आगे जाकर ये नलिका सीधी हो जाती है दोस्तों इस तरीके से, और सीधी होने के बाद ये यू जैसी संरचना बनाती है दोस्तों। कैसी बनाती है? ये यू जैसी संरचना बनाती है, एकदम ये से सीधी चलती है, फिर ये यू जैसी संरचना बनाती है दोस्तों, जिसको आप हेनले लूप कह सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगा दोस्तों, जैसे यहाँ से ये इधर चल रही है दोस्तों, यहाँ से ये इस तरीके से चल रही है, तो ये शुरू में कौन सा पार्ट है? ये कहलाती है आरोही भुजा कहलाती है। कौन सी कहलाती है? आरोही भुजा। और ये इधर वाला पार्ट है दोस्तों, ये कहलाता है अवरोही भुजा। क्या कहलाता है? अवरोही भुजा कहलाता है। तो ध्यान से देखिए, जिसमें आरोही व अवरोही भुजाएं होती हैं। इस जो हेनले लूप होता है दोस्तों, यू आकार का जो हेनले लूप होता है, इसमें आरोही व अवरोही भुजाएं होती हैं। फिर तो सिर्फ हमने एक बार रिपीट कर लेते हैं। शुरू में ये प्यालेनुमा भाग था, वो क्या कहलाया? बोमेन संपुट कहलाया। बोमेन संपुट के पास क्या आई? समीपस्थ नलिका आ गई कुंडलित। उसके बाद हेनले लूप आ गया दोस्तों। हेनले लूप आने के बाद दोस्तों फिर से आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जब शुरू में ये आरोही भुजा आ गई, अवरोही भुजा ये इधर वाली हो गई दोस्तों। इसके बाद फिर ये कुंडलित रूप शुरू हो जाता है, हल्का फुल्का कुंडलित रूप शुरू हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इस कुंडलित रूप को हम क्या कहते हैं? दूरस्थ संवलित नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरस्थ संवलित नलिका कहते हैं। तो फिर इसको शॉर्ट में कह सकते हो आप डीसीटी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डीसीटी कह सकते हो। तो आपको ध्यान देना है, शुरू का आकार क्या कहला रहा था? बोमेन संपुट। उसके बाद समीपस्थ नलिका, उसके बाद ये दूरस्थ नलिका, और बीच में क्या आ गया? हेनले लूप आ गया। यू आकार में हेनले लूप आ गया। इस तरीके से ये नलिकाकार भाग है, उसको आपने पढ़ लिया। फिर आपको ध्यान देना दोस्तों, फिर दूरस्थ नलिका संग्रह नलिका में खुलती है। दूरस्थ नलिका किस में खुलती है दोस्तों? संग्रह नलिका में खुलती है। तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये कुंडलित भाग है, फिर ये इस सीधी नलिकाकार में जुड़ रहा है। देखो यहाँ पर जुड़ रहा है ये, तो ये कौन सी नलिका है दोस्तों? ये संग्रह नलिका है। कौन सी नलिका है? संग्रह नलिका है, इसमें ये खुलता है। तो एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको जो नलिकाकार भाग का रूप दिखाई दिया वो कैसा था? बोमेन संपुट जैसा। कैसा था? बोमेन संपुट जैसा, प्यालेनुमा। उसके बाद वो कुंडलित वाला पार्ट आ गया दोस्तों, और इस कुंडलित वाले पार्ट को हमने क्या कह दिया? समीपस्थ नलिका कह दिया। ये देखो समीपस्थ नलिका कह दिया। फिर क्या आया दोस्तों? फिर नीचे ये यू आकार में संरचना आ गई दोस्तों। इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने हेनले लूप नाम दे दिया। क्या दे दिया? हेनले लूप दे दिया। हेयर पिन जैसा होता है। इसके बाद इसकी जो शुरू की भुजा है, इधर वाली भुजा, वो क्या कहलाती है? आरोही भुजा। और इधर वाली भुजा क्या कहलाती है? अवरोही भुजा कहलाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समीपस्थ जो नलिका है उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, तो याद रखना आपको, इसको हम पीसीटी कहते हैं, पीसीटी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? डीसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इधर वाली को डीसीटी कहते हैं। इसके बाद इधर जो आपको कुंडलित रूप नज़र आ रहा है दोस्तों, इसको हम कहते हैं डीसीटी कहते हैं। फिर अनेक संग्रह नलिकाएं। अब जैसे आपको पता है कि जो वृक्क होता है उसमें एक तो नेफ्रॉन होता नहीं, नेफ्रॉन तो कई होते हैं दोस्तों, तो कई होते हैं, तो इसमें अनेक संग्रह नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन की अलग अलग संग्रह नलिकाएं होती है। प्रत्येक संग्रह नलिकाएं चस्कों के बीच, या आपने पीछे वाले टॉपिक में मैंने पढ़ा दिया कि चस्क कहाँ होते हैं, चस्कों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड, ये भी हमने पीछे वाले टॉपिक में आपको बताया था मध्यांश पिरामिड के बारे में। मध्यांश पिरामिड से होते हुए वृक्कीय श्रोणी में खुलती हैं, वृक्कीय श्रोणी में खुलती हैं। आपको ध्यान देना है
कि जो बोमेन संपुट हो रहा है, बोमेन संपुट में प्रवेश करने वाली धमनिका, बोमेन संपुट कौन सा, जो प्यालेनुमा जो संरचना होती है, प्यालेनुमा जो संरचना होती है उसमें प्रवेश करने वाली धमनिका अभिवाही धमनिका कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिवाही धमनिका कहलाती है। उसके बाद ये धमनिकाएं हैं वो गुच्छ जैसा रूप ले लेती हैं, गुच्छ जैसा क्या ले लेती हैं? रूप ले लेती हैं। और उसके बाद ये धमनिका जब बाहर निकलती है बोमेन संपुट से तो इसे हम अपवाही धमनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाही धमनिका कहते हैं। बोमेन संपुट में प्रवेश करने वाली अभिवाही धमनिका होती हैं और गुच्छ है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये अपवाही धमनिका, अब आपको नज़र आ रहा है ये जो बाहर निकल रही है वो अपवाही धमनिका है। ये अपवाही धमनिकाएँ वृक्कीय नलिका, वृक्कीय नलिका आपको नज़र आ रहा है, ये समीपस्थ नलिका, ये हेनले लूप, और इधर ये हो गया आपकी दूरस्थ नलिका हो गई, यहाँ पर ये दूरस्थ नलिका हो गई। तो ये अपवाही धमनिकाएं होती हैं, ये वृक्कीय नलिका के चारों ओर आपको नज़र आ रहा है, ये जो ब्राउन कलर में नज़र आ रही है अपवाही धमनिका जो बाहर निकल रही है, ध्यान देना आपको कि ये क्या करती हैं, ये अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का एक जाल बना लेती है। ये देखो आपको एक जाल जैसा नज़र आ रहा है, जो वृक्कीय नलिका है उसके चारों ओर ये जाल बना रखा है, इसने जाल बना लेती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? परिनालिका केशिका जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका केशिका जाल कहलाता है दोस्तों। इसके बाद ये सूक्ष्म वाहिकाएं, ये सूक्ष्म वाहिकाएं, ये जो जाल बना हुआ है ये हेनले लूप के साथ चलकर, ये साथ साथ चल रहा है, आपको नज़र आ रहा है। ये नलिका जो आपको येलो कलर में, पीले कलर में नज़र आ रही है, साथ में ये ब्राउन कलर में साथ साथ नीचे नीचे चल रही है। देखो दोस्तों, तो यहाँ पर यू आकार की संरचना बनाती है। ये आगे चलकर ये स्वयं भी क्या बनाती है? यू आकार की संरचना बनाती है। और इस यू आकार की संरचना को हम क्या कहते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं। ये जो केशिकाएं हैं ये इस वृक्कीय नलिका के साथ चलकर यू जैसा आकार बनाती है, इसे वासा रेक्टा हम कहते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जब ये मानव वृक्क नज़र आ रहा है, यहाँ पर मानव वृक्क ये नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये आपका मध्यांश पिरामिड है दोस्तों। ये क्या है? मध्यांश पिरामिड है। और ये यहाँ पर क्या होते हैं? नीचे की तरफ क्या होते हैं? चस्क होते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या होते हैं? चस्क होते हैं। तो अब आपको क्या करना है? जो अभी आपने पीछे इसका अध्ययन किया, इसकी संरचना के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि इसमें यहाँ पर बोमेन संपुट होता है ऊपर, फिर ये समीपस्थ नलिका होती है, फिर हेनले लूप आ जाता है और उसके बाद दूरस्थ नलिका आ जाती है, और फिर ये इधर ये पास में जो नलिका चलती है ये संग्रह नलिका होती है। क्या होती है? संग्रह नलिका होती है। तो ये संग्रह नलिका होती है। ये संग्रह नलिका फिर किससे जुड़ी रहती है, इसको आपको ध्यान देना है। तो आपको इस चित्र में नज़र आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि ये मध्यांश पिरामिड है और इस मध्यांश पिरामिड में क्या क्या होता है? मध्यांश पिरामिड में हेनले लूप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेनले लूप पाया जाता है। ध्यान देना, इसको आप नोट भी कर लीजिए। मध्यांश पिरामिड में हेनले लूप पाया जाता है। इसके अलावा बाहर की जो ये वलकुट जैसी संरचना होती है दोस्तों, इस वलकुट जैसी संरचना में क्या क्या पाया जाता है? इस वलकुट जैसी संरचना में बोमेन संपुट है, दूरस्थ नलिका है, समीपस्थ नलिका है, ये सब वलकुट जैसी संरचना में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो मध्यांश पिरामिड है, इस मध्यांश पिरामिड में आपको क्या मिलेगा? हेनले लूप मिलेगा। और हेनले लूप मिलने के बाद ये दूरस्थ नलिका जब किससे मिलती है? संग्रह नलिका से मिलती है। किससे मिलती है? संग्रह नलिका से मिलती है। तो ये संग्रह नलिका इस मध्यांश पिरामिड तथा चस्क से होते हुए, और ये किससे जुड़ी रहती है? श्रोणि से जुड़ी रहती है दोस्तों। किससे जुड़ी रहती है? श्रोणि से ये जुड़ी रहती है। यहाँ पर आपने वृक्कीय श्रोणि के बारे में पढ़ा था, हमारे पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। वृक्कीय श्रोणि होती है, इस वृक्कीय श्रोणि से ये संग्रह नलिकाएँ जुड़ी रहती हैं। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है और जहाँ जहाँ प्रश्न बनते हैं उसको समझना है।